में तालिबान सरकार के गठन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हुए 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। मतलब ये कि इसी महीने की 11 तारीख को 9/11 की 20वीं बरसी है और इसी दिन तालिबान अपनी सरकार का ऐलान कर सकता है। 20 साल पहले उस हमले के बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन अलकायदा पर हमला बोल दिया था। एक रोज पहले ही तालिबान की तरफ से चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत कई देशों को तालिबान सरकार की गठन का न्योता भी भेज दिया गया है। यानी सरकार बनाने की पूरी तैयारी है तालिबान की और कई चेहरे भी अब सामने आने लगे हैं जिनकी घोषणा कर दी गई है कि आखिर किसको क्या पद दिया जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यह है कि अमेरिका में हुए 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी कि 11 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था और तमाम जो देश हैं जिनको यार मानता है तालिबान अपना, उनको न्योता भी दिया जा चुका है। संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, यानी कि इंतजार था 11 सितंबर की तारीख का और अब ऐलान हो जाएगा सरकार का। बिल्कुल, देखिए ये कोशिश रहेगी तालिबान की कि एक मैसेज दिया जा सके कि हम लोगों ने यहाँ पे 20 साल के अमेरिका के शासन या उनके जो इन्वेजन को जो है ख़त्म किया और उसके बाद अब हम दोबारा से सरकार बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की सरकार को उखाड़ फेंका था अमेरिका ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है टावर पर अटैक किए गए थे। तो अब ये एक मैसेजिंग ज़रूर देना चाह रहे हैं और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं। तो ऐसे में उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जैसे पावरफुल नेशन को हम लोगों ने जो है हराया है और उनको जो है अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए हमें मजबूर किया है। तो अब ये साफ है और बताया, ये भी पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 11 सितंबर को ही जो है हो सकता है इनके सरकार का गठन हो और अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका था कि 11 सितंबर से पहले वो अपनी फौज को वापस बुला लेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी जो है तालिबान अपने अगले जितने ही मूव्स है वो चल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ग्रुपिज्म बनाने की कोशिश में है कि जो भी ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर रिश्ते नहीं रखते हैं और ऐसे में अगर इकलौता एक देश है जो कि उसने अमेरिका को वहाँ से वापस भेजने के लिए जो है मजबूर कर दिया, जाने के लिए मजबूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक मेजर हब के तौर पर जो है देखना चाहता है इस पूरी कंट्री में। और यही वजह है कि हो सकता है कि 11 तारीख को ही जो है शपथ ग्रहण समारोह हो, सरकार का गठन हो। लेकिन इतना तय है कि 20 साल के जो अमेरिका का इन्वेजन था वहाँ हालात जो है वो फिर भी थोड़े बेहतर थे, लेकिन अब हालात जो है वहाँ पे बद से बदतर हो रहे हैं। दुनिया में मैसेजिंग अगर ये देना चाहते हैं वो लोग कि 11 सितंबर को ही हमारी सरकार बनी है, लेकिन दुनिया में ये मैसेज भी बहुत बुरी तरीके से जा रहा है कि वो आज भी वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे। बेशक वो वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार जो सामने आ रही हैं जहां बर्बरता अभी भी कायम है तालिबान की। वहीं अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि वहां तालिबान सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान की सरकार के मुखिया होंगे। खबर है कि हसन अखुंद को खुद अखंदजादा ने नियुक्त किया है और इसके अलावा मुल्ला गनी बरादर को और मुल्ला अब्दुस सलाम को अखुंद का डिप्टी बनाया जाएगा। जबकि इससे पहले खबर यह थी कि मुल्ला गनी बरादर ही तालिबान सरकार के मुखिया होंगे। तालिबान की सरकार में अमीर मुताकी को विदेश मंत्री बनाया गया है, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है और वहीं राज्यों में राज्यपालों को मनोनीत भी करेंगे। जबकि जबीहुल्ला मुजाहिद राष्ट्र प्रमुख यानी कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के प्रवक्ता होंगे। मतलब ये कि ये वही चेहरे होंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दरअसल अफगानिस्तान में पिछले एक हफ्ते से तालिबानी सरकार के गठन की बात हो रही है। खबर यह भी आई थी कि सरकार गठन पर हक्कानी गुट और गनी बरादर गुट के बीच अनबन थी। दोनों गुटों के बीच गोलीबारी होने की भी खबर थी, जिसमें यह कहा गया कि गनी बरादर घायल भी हो गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तालिबान की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। अफगान मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में काबुल की सड़कों पर कई लोग तालिबान का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ तालिबान के लड़ाके मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबान के लड़ाके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनकी पिटाई भी की जा रही है। इस तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लग सकता है कि आखिर कितनी बर्बरता तालिबान वहां के लोगों पर कर रहा है।
काबुल की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह लगातार बर्बरता की जा रही है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, सत्ता और सरकार तो बना ही रहा है तालिबान, लेकिन ये भी साफ संदेश वहां के लोगों को दे रहा है कि अगर विरोध किया तो बंदूक की नोक पर ही काम करवाया जाएगा, मौत के घाट भी उतार दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, अभी जिस तरीके के हालात वहाँ पे बने हुए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ पे लोकतंत्र तो अब बचा नहीं है। ना आने वाले, जब तक तालिबान रहेगा तब तक लोकतंत्र नहीं रहने वाला है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने नाम ही अफगानिस्तान का दे दिया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ एमिरेट्स अफगानिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि जो ये टर्मिनोलॉजी दी गई है एमिरेट्स की, उसका मतलब ये होता है कि सुल्तान की सल्तनत। तो ऐसे में वही लोग जो कि शरिया कानून को अपने हिसाब से पूरे अफगानिस्तान में जो है लागू करना चाहते हैं, करने वाले हैं, और उसी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें सड़कों पर भी दिख रही है। सबको पता है कि इस तरीके की स्थितियां हो सकती है। 20 साल पहले तालिबान ने जिस तरीके की बर्बरता की है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। यही वजह है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अखुनज़ादा की बात करें, अखुनज़ादा का मतलब ही होता है सामंत का बेटा, यानी कि अब वहाँ पे जो है वही सामंतवादी राज जो है चलेगा, बंदूक की नोक पर जो है उसको चलाया जाएगा। और ये लोगों को पता लग रहा है। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि लोग जो है बड़ी तादाद में अब विरोध करते नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। औरतें, जिनको कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं तालिबान के राज में पहले भी और अब भी लगाई जा रही हैं, वो भी अब सड़कों पर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को साबित करना है एक नेशन के तौर पर, क्योंकि अब वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई जमहूरियत नहीं है। तो ऐसे में अब तालिबान के सामने ये बात बहुत ज़्यादा पशोपेश में है तालिबान की। अगर इस तरीके की स्थितियाँ हुई और वहाँ पे हम लोगों को इनकी आवाज़ दबाने के लिए कोई बड़ा ऐसा जो है कुछ करना पड़ा जिसकी वजह से नुकसान होगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज गलत और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये संदेश देने की भी कोशिश है तालिबान की ओर से कि वो 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जावेद मंसूरी भी जुड़ गए हैं और उनके साथ कुछ अफगानी नागरिक इस वक्त मौजूद हैं, अफगानी रिफ्यूजी जो है। क्या कहना है उनका, जावेद? देखिए, मैं अभी तिलक नगर के एक गुरुद्वारे में मौजूद हूँ, गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा। यहाँ दरअसल वो अफगानी सिख समुदाय के लोग आए हैं जो पिछले 15 दिन क्वारंटीन में रहे थे, जो अफगानिस्तान से लौटे थे। देखिए, ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये अभी इस गुरुद्वारे में यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे, आगे का रास्ता यहाँ पर क्या है जब आप गुरुद्वारे में हैं, और किस तरह आप आगे आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तो लौटने का अभी क्या है आपका? पाल सिंह नाम है। अभी आए हैं 14 दिन हो गए। अच्छा। वहाँ पर कैंप में क्वारंटीन थे, अभी गुरुद्वारे आए हैं। और सरकार से हमें ये चाहिए कि घर मकान कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के आ गए। तो हमारे साथ हेल्प हो, आपकी मदद होनी चाहिए। और देखिए, और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के वहाँ पर हालात बने थे, कितना बुरा वक्त था वो आप लोगों के लिए? वहाँ पे बहुत बुरा टाइम था, हम सेफ वहाँ पे नहीं थे और हमें इधर लाया गया है और हम इधर अभी सेफ नहीं थे। और अब आप आगे सुरक्षित वहाँ नहीं थे, अब यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अब आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे यहाँ पर जिंदगी बढ़ाएंगे? हमारी इधर मदद की जाए, हमें घर दिए जाएं और हमारी यहाँ पे हेल्प की जाए। हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारे मर्दों के पास काम नहीं है, घर नहीं है और सिर्फ हम 2-2 जोड़े कपड़े के साथ इधर आए हैं। देखिए, आगे मदद की गुहार लगा रहे हैं और भी लोग हैं। सर, आप भी आए हैं अफगानिस्तान से, और क्या आप वहाँ अपने बताना चाहेंगे कैसा अनुभव था जब आप वहाँ से मुश्किल वक्त में आप निकले? असी अफगानिस्तान आए हैं, वहाँ 14 दिन असी उत्थे क्वारंटीन आए ते हुण उत्थे उस हुकूमत चों क्वारंटीन को मुक गए। हुण गुरुद्वारा दरबार आए हैं वहाँ। हुण सोचने साढ़े असीं मंगने कि साढ़े हुकूमत साड़ी मदद करे, असां जाग दी जाए, असाड़ी जाग दी जाए, असां मकान दी जाए, असाड़ी वो जाए, असाड़ी सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, सरकार मदद करे। और ये भी बताइए कि अभी अफगानिस्तान में कोई रिश्तेदार आपके बाकी बचे हैं, उनसे बात हो रही है? अभी कैसा माहौल है? क्या आप आगे कभी सोच सकते हैं अफगानिस्तान लौटने की? क्या आप जाएंगे आगे? उत्थे साढ़े सरदार भाई बहुत रह गए, फ्लैट नहीं आ मुश्किल तो उन्हें दी मुश्किल है। असी चाहने सरकार को चाहने कि इन्हें भी साढ़े मदद करन, लोगों की भी परवाज दी बराबर करन तो लियावन। इस खातर कि उत्थे साढ़ा गुजारा नोद है, उत्थे साढ़े तालिब साढ़े पाजाब कर दे, कार रहने हम दुकान ते न जा सने, परेशानी ज्यादा आई,
4-5 दिन असी गुरुद्वारे च निकले हैं, कदी एक जगह छप कदी दूसरी जगह छप, और पोर्टे आए हैं, पोर्टे साटे डजे हुए हैं, बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशानी थी उससे। ये बता रहे हैं जान माल कारोबार का वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ और भी लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जब अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो किस तरह का ये फील कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी अफगानिस्तान से आए हैं? समझ में की क्या हिंदी नहीं आती। आपको आती है हिंदी? तो आप एक रिएक्शन। मैं आपकी नहीं आई। हाँ, आप भी अफगानिस्तान से तो आए हैं, लेकिन आप बताइए कि अब आप आगे क्या देख रहे हैं, यहाँ कैसे आप अब लाइफ यहाँ कैसे चलेगी और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मेरे को वो नहीं छोड़ते, बात करने के लिए अच्छा नहीं लगता। आज देखिए ये बात नहीं कर पा रहे हैं, और भी लोग हैं। सर आप बिल्कुल बात जावेद, करेंगे, यानी बताइए कि क्या चेहरों पर देखिए खुशी भी है क्योंकि वो यहाँ वापस सुरक्षित आ गए हैं, लेकिन एक दुख भी है क्योंकि अपने वतन वो जा नहीं सकते, वहां पर जो हालात हैं, और जैसा कि लोगों ने बताया काफी मुश्किल वक्त उनके साथ सामने आया है। और ऐसे में अब तालिबान की सरकार वहां पर आ चुकी है अफगानिस्तान में, और हालात अब और ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। कादिर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अफगानी नागरिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। कादिर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। और जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में बन गए हैं तालिबान के आने के बाद से, क्या कहेंगे उस पर? कादिर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कादिर तक शायद आवाज हमारी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, देखिए वहां से भी कई सारे लोग आए हैं, जावेद ने इससे पहले तस्वीरें भी दिखाई, गुरुद्वारे में वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अब वहां पर हालात और ज्यादा बद से बदतर होते जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी काबुल में किस तरह लोग विरोध कर रहे थे और उन पर ही बंदूक की नोक पर उनको मारा पीटा जा रहा था। क्या जनता का भरोसा जीत पाएंगे तालिबान? बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। अगर वो इसी तरह कट्टरपंथ दिखाते रहे तो आगे आने वाला भविष्य बहुत बुरा होगा अफगानिस्तान का। संदीप, देखिए जनता का भरोसा तभी जीता जाता है जब वहाँ पे जनता की चुनी हुई सरकार हो और वो सरकार को चला रही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बंदूक की नोक पर जो है सरकार बनाई गई है, पुरानी सरकार को हटाया गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि वहाँ पे जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, ये अभी बेमाने ही कहा जाएगा, क्योंकि वो उनकी तासीर नहीं है, तालिबान की तासीर नहीं है। तालिबान सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता। क्योंकि आपको याद होगा जब तक काबुल में उन्होंने कब्जा नहीं किया था तब उससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये बात फैलाने की कोशिश की थी कि हम 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं हैं, हम यहाँ पे सबको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, महिलाओं को जो है काम करने की आज़ादी होगी, कई तरीके की सुविधाएं उनको दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही काबुल गिरा और काबुल पे वो जी संदीप, यानी कि दावे बहुत सारे थे, खुद की छवि सुधारने के लिए तमाम भरोसा भी दिया गया था तालिबान की ओर से, लेकिन अब सब कुछ झूठा साबित होता जा रहा है। कादिर यहाँ पर अफगानी नागरिक है, वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कादिर, अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात बन गए हैं तालिबान के आने से, उस पर क्या कहेंगे आप? जी आपका ये कि अभी तालिबान का सबूत किया था, वो तालिबान का 20 साल का पहले उसी तालिबान है, उसका कोई फर्क नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। आपका अभी सबूत दिया पाकिस्तान का तालिबान के साथ है। अभी एक दिन जब पहले था, आप देखा है कि 500 का 4 प्लेन का पाकिस्तानी प्लेन आया, 3 दिन पहले का हेरात के रिलीज के बाहर से आया, आजादी की आवाज दिया, वो सब मारता है लोग तालिबान के। ये का मतलब ये है कि तालिबान कोई चीज नहीं होगा, तालिबान का वो तालिबान है। अभी हम दुनिया का ये चाहिए कि अभी पाकिस्तान का सबूत दिया तो तालिबान के साथ है। पहले लोग तो बोला था नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं है, तालिबान का अफगानी है, तालिबान का पाकिस्तानी है, लेकिन अभी कल का सबूत दिया तो पाकिस्तान का तालिबान के साथ है। अभी हम दुनिया का ये चाहिए कि अफगानिस्तान मदद करना है कि ये चीज के तालिबान का जल्दी कितना जल्दी का इसका निकलता है अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान का ये 20 साल का पहला है। जी कादिर, बिल्कुल आपने कहा कि पाकिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है, लेकिन आगे आने वाला जो भविष्य है आप किस तरह से देख रहे हैं वो अफगानिस्तान का, खासतौर पर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके सामने कितनी परेशानियां हैं? परेशानी की बहुत है, परेशानी जितना अफगानी है
हिंदुस्तान का, तुर्किश का, कैरा, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा, सब परेशानी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों का अफगानिस्तान का है। अभी मैं खुद ही हम प्रोड्यूसर वाला का अफगानिस्तान से मैं बात किया, दोस्त से बात किया, तो हालत बहुत बुरा है। लोग डर रहेगा, बाहर नहीं जाना है, काम नहीं है, सारी लोग का सामान का कल हमारे दोस्त टीवी के बेच दिया, घर का टीवी बेच दिया, बोला कि भाई पैसा नहीं, खाना का है। एक रोटी का 10 रुपए अभी 50 रुपए होगा, चीनी का किलो 30 रुपए अभी 7 रुपए होगा, सब चीज महंगे होगा, काम नहीं है, परेशानी बहुत है। बिल्कुल, यानी कि लोग वहां पर काफी परेशान हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, जब से तालिबान ने अपना वहां पर कब्जा जमाया है। और अब आपको हिबातुल्लाह अखुंदजादा के बारे में बताते हैं। हिबातुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बन सकता है। हिबातुल्लाह अखुंदजादा 2016 में तालिबान की कमान संभाल रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद भी अखुंदजादा कहीं नहीं दिखा है। तालिबान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अखुंदजादा कंदहार में है। वैसे अखुंदजादा की सिर्फ एक ही फोटो मीडिया में मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि अखुंदजादा हमले में मारे जाने के डर से छिपा रहता है। और अखुंदजादा के बारे में कई तरह की अटकलें चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अखुंदजादा की मौत हो चुकी है। अटकलें तो ये भी हैं कि अखुंदजादा एक काल्पनिक किरदार है। आईएसआई पर अखुंदजादा के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप है। माना जा रहा है कि आईएसआई की बड़ी साजिश का हिस्सा अखुंदजादा हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि आईएसआई अखुंदजादा के नाम पर सरकार चला सकती है। अखुंदजादा की तस्वीर भी सवालों के घेरे में है कि क्या यह असली तस्वीर है या फिर नहीं। यानी कि बहुत सारी अटकलें हैं अखुंदजादा को लेकर भी। और वहां पर अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात अब तालिबान ने पैदा कर दिए हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लगातार संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हम जावेद के पास जाएंगे क्योंकि जावेद गुरुद्वारे में मौजूद है और वहां पर कई अफगानी शरणार्थी मौजूद हैं। एक बार फिर से दिखाइए जावेद, वहां पर जो अफगानी शरणार्थी हैं, जो सरकार अब बनने वाली है और आगे भविष्य में वो किस तरह से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब क्या हाल होगा, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका क्या हाल होने वाला है, पूछिए उनसे। देखिए, अफगानी शरणार्थी विशेष तौर पर जो सिख समुदाय से हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए फिलहाल यहाँ इनका लंगर चल रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले ही ये छावला के आईटीबीपी कैंप से पहुंचे हैं, जहाँ 15 दिन लगभग ये क्वारंटीन रहे थे नियम के तहत और अब ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये अभी नाश्ता कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात वहाँ बने हैं और अब आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर? अभी तक कुछ पता नहीं है। नवे ऐसे आया 14 दिन उठे आए हम, 14 दिन बाद यहाँ पे गुरुद्वारे आया। सरकार जी ये होवे कि सानू इस तक लिया ने अगर तो सानू जगह मिल जाए, सारा ही मिल जाए, सब कुछ भी नहीं है। बस एक जोड़े कपड़े ते लेके ऐसे आया। सब कुछ छट के दुकान, सब कुछ छट के ऐसे आ गया। अच्छा, अब अफगानिस्तान को लेकर क्या कहना है? अब जब तालिबान पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, तालिबान सरकार की घोषणा होना बस बाकी है वहाँ पर। उन्होंने कुछ भी नहीं कहना है। उन्होंने बहुत सारे आधी संगत और रहती है, 150 बंद सर और रहते हुए काबुल में, जलालाबाद में, गजनी में। पूरी बंद भी आ जाओ बात कर सी। अभी और लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक ही बात है, रोटी खाना खा लें फिर बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, अभी ये कह रहे हैं खाना खा लें, उसके बाद इत्मीनान से बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप समझिए इनका दर्द। जब ये बड़े होंगे तो ये पूछेंगे कि किस तरीके से ये लोग किन परिस्थितियों में वहाँ से निकल कर आए। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। ये क्वारंटीन रहे थे क्योंकि हमने देखा कि जब काबुल में ये लोग फंसे हुए थे तो एक मिशन के तहत भारत सरकार इन्हें वहाँ से निकाल कर लाई। ये कम से कम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर ये सेफ हैं अब। लेकिन ये एक अहम बात ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आ गए हैं तो इनके भविष्य के लिए सरकार कुछ यहाँ पर कदम उठाए, इनके रोजगार के लिए, इनके रहने सहने के लिए। ये ऐसे तमाम मसले हैं जो ये अभी आगे देख रहे हैं, जिनका हल होना यहाँ पर बाकी है। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और इनके कुछ और रिश्तेदार अभी भी हैं, तो फिलहाल ये यही कह रहे हैं कि वहाँ हालात अभी खराब हैं। जी।
जी जावेद, यानी कि हालात अभी भी खराब हैं अफगानिस्तान में और ये अफगान शरणार्थी ही हैं जो इस वक्त गुरुद्वारे में मौजूद हैं और लंगर उनका चल रहा है, लेकिन फिर भी एक परेशानी उनके मन में है क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान पर जहां पर उनका घर कभी हुआ करता था वहां पर तालिबान का कब्जा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें पंजशीर के एक जिले में तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके बड़ी संख्या में गाड़ियों में भर भर कर जाते हुए दिख रहे हैं। तालिबान की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के सभी 8 जिलों पर उनका कब्जा हो गया है। हालांकि एनआरएफ की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में लड़ाई अभी जारी है। तालिबानी लड़ाके सिर्फ सड़कों तक हैं, पंजशीर के अंदर नहीं घुस पाए हैं। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग दावे भी हो रहे हैं पंजशीर को लेकर और ये कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों के अंदर तालिबानी लड़ाके जो हैं वो भर भर कर जा रहे हैं, पंजशीर के भीतर वो प्रवेश कर रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं पंजशीर के जहां पर इस वक्त तालिबान ने अपना कब्जे का दावा ठोका है। अब आपको बताते हैं कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कौन है जिसे तालिबान की सरकार का मुखिया बनाया जाएगा। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद 2001 की तालिबान सरकार में उपराष्ट्रपति था। कंदहार प्रांत में पंजवाई के निवासी हसन अखुंद ने पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई की थी। मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान के संस्थापक सदस्यों में एक है। इसके अलावा तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी था। ये वही मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है जिसने 2001 में बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं तोड़वाई थी। तब ये उस वक्त की तालिबान सरकार में उपराष्ट्रपति था। बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ने का आदेश जारी करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने उनको इस्लाम के खिलाफ बताया था। वहीं 2001 में अफगानिस्तान में बामियान घाटी में मौजूद बुद्ध की 1500 साल पुरानी मूर्तियों को बारूद से उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा था। आपको उन मूर्तियों के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान की बामियान घाटी में बुद्ध की 2 प्रतिमाएं 6ठी शताब्दी में बनवाई गई थी। बुद्ध की ये प्रतिमाएं पहाड़ को काटकर और तराश कर बनाई गई थी। बामियान में बनाई गई बुद्ध की एक प्रतिमा 38 मीटर और दूसरी 55 मीटर ऊंची थी। लेकिन 2001 में जब तालिबान सत्ता में आए तो उन्होंने बुद्ध की दोनों प्रतिमाएं तोड़वा दी थी। उस वक्त दोनों प्रतिमाओं को डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया गया था। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों ने बुद्ध प्रतिमाओं पर तोप से गोले भी दागे थे। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़े जाने को सही ठहराते हुए तालिबान ने उन्हें इस्लाम विरोधी बताया था। और अब एक बार फिर से कादर के पास चलते हैं। कादर, देखिए अब जो सरकार बन रही है और उसका विरोध भी वहीं दूसरी ओर शुरू हो गया है, आप क्या देखते हैं? अगर सरकार बन जाएगी तो उसके बाद क्या तालिबान को और ताकत मिल जाएगी? वहां जो लोग मौजूद हैं, जो आम जनता है, उस पर कितनी बर्बरता करने वाला है अब तालिबान? क्या ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था? कादर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कादर तक आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लगातार अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तालिबान ने वहां पर अपना दावा ठोक दिया है, खासतौर पर पंजशीर घाटी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि तालिबान कभी भी यहां पर अपना कब्जा नहीं जमा सकते। कादर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अफगान नागरिक हैं। कादर, अफगानिस्तान में अब सरकार देखिए तालिबान की बनने वाली है। आपको क्या लगता है 20 साल पहले जो सरकार तालिबान ने चलाई थी, ये सरकार भी उसी तरह की होने वाली है या कुछ बदला बदला दिखेगा? नहीं, हमका ये चीज से पहले बोल दिया कि तालिबान का 20 साल का पहले कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ उससे कपड़े चेंज होगा, उससे कुछ नहीं है। वो तालिबान के 20 साल का पहले का उससे बदतर होगा, क्योंकि उसका पहले का पाकिस्तान उसका छुप छुप कर काम किया, लेकिन अभी सबूत देना है। पहले का आईने के पीछे का काम किया पाकिस्तान, लेकिन अभी कल का बिल्कुल काम का बोला कि मैं तालिबान के साथ हूँ। मतलब ये हम लोग का बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान हमारे देश का सरकार बनाएगा। हम ये सरकार नहीं छे, ये प्रतिनिधि नहीं छे, क्योंकि पाकिस्तानी है। हम पहले दिन से उम्मीद करेंगे कि चलो तालिबान का कुछ अफगानी है, लेकिन अभी सबूत क्या सब चीज का पाकिस्तान है। हम ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तालिबान है कि 20 साल का पहले कोई चेंज नहीं होगा। इसी आतंकवादी पाकिस्तानी है, ये सरकार का पाकिस्तान की हुकूमत करना है,
हम ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम खुद के पहले कल के अमित शाह ने के बेटा का आवाज दिया कि तालिबान का 20 साल के पहले का तालिबान है। तू अभी पंजशीर के मुसलमान नहीं है। कल के कितने मारते हैं लोग के पाकिस्तान के। जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी तालिबान की जो सरकार अब बनने वाली है वो नहीं चाहिए। और कादर ने बताया किस तरह जुल्म ढाते हैं तालिबान, और 20 साल पहले जो तालिबान थी ये तालिबान अभी भी वही है। बहुत शुक्रिया कादर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पाकिस्तान की हरकतों के बाद से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। सोमवार रात बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के बढ़ते दखल से भड़के हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तान था और ISI चीफ थे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशीर में आम लोगों को निशाना ना बनाया जाए और पाकिस्तान किसी तरह का हमला ना करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के चीफ की वापसी की मांग भी लोगों ने की, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि ISI ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रही है। इसलिए पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की मुसीबत बढ़ी है। हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। और इन कार्यक्रमों में मेरे दिशा निर्देशन में श्री SC मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि BSP से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में BSP का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है।
लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है और इन सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है और पहले चरण का ये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफ़ी सफल रहा है, जिसका आज मेरे द्वारा समापन भी किया जा रहा है। वैसे पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, जिसके लिए अब इन लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। और इसके लिए श्री एससी मिश्र ने भी पार्टी के हर कार्यक्रम में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है, अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत
प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में, तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है। उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है, जिनका फिर बंद जगह पर श्री एससी मिश्र व ब्राह्मण समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी कैडर कैंप लिया जाएगा, ताकि फिर वे अपनी विधानसभा में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से सही से जोड़ सके। इसके साथ साथ पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एससी मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने में लग जाना है, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। और अब मैं इस मौके पर मीडिया बंधुओं को भी अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है। और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी 4 बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है। और इस दौरान हमने सभी जाति व धर्म के लोगों की सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि पर पूरा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवाई बातें की हैं तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर जनता को छलने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की यहाँ प्रदेश में पहली सरकार बनी थी, तो तब उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए सरकार बनते ही हमने बिना मांग किए ही सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अपर कास्ट समाज के लिए सरकारी भर्ती पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा के उन्हें बड़ी संख्या में स्थायी सरकारी नौकरी दिए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नए पद सृजित करके उन पर नियुक्ति करने का भी ऐतिहासिक काम किया, जिससे सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी गांवों के लिए, देहातों के लिए एक सरकारी सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की नई सरकारी व्यवस्था लागू करके एक मुश्त लगभग 1,10,000 स्थायी नियुक्तियां पंचायत विभाग में की गई, जो ये भी एक अति महत्वपूर्ण उठाया गया कदम था। साथ ही विशेष अभियान के तहत सरकार के अधिकांश विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरा गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर
बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति व धर्म के लोगों के साथ कभी भी हमने कोई जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज भी स्थापित किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज को भी अन्य समाज की तरह ही पार्टी व सरकार में हर स्तर पर उचित भागीदारी देकर उनको पूरा मान सम्मान एवं सुरक्षा आदि प्रदान की गई तथा जिस पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सन 2012 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब सपा की सरकार बनी तो तब उस पार्टी की कथनी व करनी में अंतर होने तथा जातिगत द्वेष एवं दुर्भावना आदि होने के कारण सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण आदि होने का शिकार होना पड़ा, जिससे दुखी होकर फिर ये लोग सपा सरकार से मुक्ति पाने के लिए भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में व प्रलोभन आदि में आ गए और उनको अपना वोट देकर उनकी भारी बहुमत की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ बनवा दी, जिस पर ये सरकार अभी तक भी खरी नहीं उतरी है। और अब इस भाजपा सरकार के शासनकाल में भी उन पर जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार, शोषण व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि होनी कम नहीं हुई है, बल्कि उनके विरुद्ध दिल दहलाने देने वाली ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश भर में चर्चा का विषय रहा है, जिससे अब प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफ़ी ज़्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी कार्यक्रमों में इस वर्ग के लोगों की लगातार उत्साहपूर्ण व धमाकेदार हुई भागीदारी ने सभी बीएसपी विरोधी पार्टियों को काफ़ी चिंतित व बेचैन भी करके रख दिया है, जिसके कारण ही अब बीजेपी भी यहाँ बीएसपी की तर्ज पर प्रबुद्ध वर्ग के तथा महिलाओं आदि के भी सम्मेलन करने में जुट गई है। इसके साथ ही अपनी आदत से मजबूर अब ये लोग इस वर्ग को गुमराह करने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करने में लगे हैं, किंतु प्रबुद्ध वर्ग व इनमें भी विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग अब सत्ता परिवर्तन के लिए यानी कि फिर से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफ़ी हद तक अपना मन बना चुके हैं, जिसे रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं लगता है, चाहे अब ये पार्टियां बीएसपी की कितनी भी नकल क्यों ना कर लें। और अब मैं पहले चरण के इस कार्यक्रम के समापन पर तथा दूसरे चरण के कार्यक्रम की भी शुरुआत करने के मौके पर मीडिया के जरिए प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से यही अपील करती हूँ कि वे अपने परिवार के हित एवं कल्याण के लिए तथा उनके जान माल व ईमान की सुरक्षा एवं मान सम्मान आदि के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए भी दलित समाज की तरह वे उनसे प्रेरणा लेकर पूरे तन मन धन से बीएसपी से जरूर जुड़ें। जो ये दलित समाज मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपना खास आदर्श मानकर विरोधी पार्टियों के किसी भी प्रलोभन व बहकावे आदि में कभी भी भटके बिना तथा उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी
काफ़ी डट कर सामना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एकमात्र अनुयायी पार्टी व उनके मजबूत नेतृत्व के साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, जो ये हमारी पार्टी के लिए काफ़ी गर्व की भी बात है। इसके साथ ही अब मेरा अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। इसके अलावा आज इस मौके पर यहाँ मैं किसानों के संबंध में भी मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए बीजेपी ने, मैं इसके अलावा यहाँ मैं इस मौके पर किसानों के संबंध में मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी ज़मीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है, परंतु सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि इन आंदोलनकारियों के सर लाठी से फोड़ दो, जिसके बाद वहाँ के डीएम ने किसानों के सर पर लाठियाँ बरसाई, जिससे एक किसान की मृत्यु भी हो गई और फिर वहाँ के सीएम ने इस कार्यों को सही ठहराया। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था कि हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, लेकिन हमने तो ऐसा करके दिखाया है, अर्थात अपनी हुकूमत में किसानों की आय 2 गुना करके दिखाई है। और इस